एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर संसद में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि सरकार बिल लेकर आ रही है और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। अब तस्वीर ये है कि कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। विपक्षी गठबंधन के दूसरे दल भी अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की तैयारी में है, यानी एफसीआरए बिल पर संसद में सीधी राजनीतिक भिड़ंत की जमीन तैयार हो चुकी है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जबकि मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बिल 12 अगस्त को लोकसभा में लाया जाएगा। ऐसे में 10 से 12 अगस्त के 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। सवाल यह है कि सरकार इस बिल को लेकर इतनी तेजी क्यों दिखा रही है और विपक्ष ने भी अपने सांसदों को 3 दिन तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश क्यों दिया है। पहले एफसीआरए को समझते हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये कानून भारत में आने वाले विदेशी चंदे या विदेशी योगदान को रेगुलेट करता है। विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ, सामाजिक संस्था और अन्य संगठनों पर इस कानून के तहत कई तरह के नियम लागू होते हैं। सरकार का तर्क है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी बनाए रखने के लिए कानून में बदलाव जरूरी है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सरकार को संस्थाओं और विदेशी फंड से जुड़ी संपत्तियों पर कितना अतिरिक्त अधिकार दिया जा रहा है। यही इस बिल का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। विवाद केवल इस बात पर नहीं है कि विदेश से पैसा किस संस्था को मिल रहा है और वो पैसा कहां खर्च हो रहा है। सवाल ये भी है कि अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है या उसका सर्टिफिकेट समाप्त हो जाता है तो विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों का क्या होगा? क्या वे संस्था के पास रहेंगी या सरकार द्वारा नामित अथॉरिटी के नियंत्रण में जा सकती है? और अगर संस्था भविष्य में दोबारा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेती है तो क्या उसकी संपत्ति उसे वापस मिल पाएगी? इन सवालों ने इस बिल को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया है। बिल के सेक्शन 14B और सेक्शन 16A इसी वजह से खास महत्व रखते हैं। सेक्शन 14B एफसीआरए सर्टिफिकेट के सेशन से जुड़ा है, जबकि सेक्शन 16A विदेशी योगदान और उससे बनी संपत्तियों के अथॉरिटी के अधीन करने की व्यवस्था से संबंधित है। यानी बहस अब विदेशी चंदे की निगरानी से आगे बढ़ चुकी है। असली सवाल ये बन गया है कि किसी संस्था का एफसीआरए स्टेटस खत्म होने के बाद उसका फॉरेन फंडेड एसेट्स पर किसका नियंत्रण होगा और उस नियंत्रण की सीमा क्या होगी। इस मुद्दे पर ईसाई संगठनों की चिंता भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई चर्च और ईसाई संस्थाओं ने संपत्तियां विदेशी चंदे से बनी हैं और वो एफसीआरए के दायरे में आती है। यही वजह है कि इस बिल को लेकर ईसाई संगठनों में भी आशंका है। राजनीतिक रूप से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी केरल जैसे राज्यों में अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार के लिए एक तरफ विदेशी फंडिंग पर कड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना महत्वपूर्ण है तो दूसरी तरफ धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की चिंताओं को दूर करना भी राजनीतिक रूप से जरूरी हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने विपक्ष और दूसरी चिंताओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि बिल में कोई दंडात्मक यानी पूर्वव्यापी प्रावधान नहीं होगा। यानी एक नए कानून के जरिए पुराने मामलों पर पीछे की तारीख से दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बिल में रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज नहीं होगा। ये आश्वासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी को लेकर पहले से कई संस्थाओं और विपक्ष की चिंता थी। लेकिन यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती। अगर पुराने मामलों पर रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट
एक्शन नहीं होता तो नए कानून के लागू होने के बाद किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर उसकी संपत्तियों के साथ क्या होगा? सरकार की अथॉरिटी को कितना अधिकार मिलेगा? क्या संस्था उस फैसले के खिलाफ प्रभावी कानूनी रास्ता अपना सकेगी? और क्या बाद में रजिस्ट्रेशन बहाल होने पर संपत्ति की स्थिति बदलेगी? और रेस्ट्रोस्पेक्टिव एक्शन पर सरकार की सफाई के बावजूद प्रोस्पेक्टिव यानी आगे की व्यवस्था को लेकर सवाल अभी बने हुए हैं। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक अपडेट ये है कि कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है और मतदान या महत्वपूर्ण संसदीय कार्रवाई के समय अपने सांसदों की मौजूदगी को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन के एक दूसरे दल भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के सामूहिक एजेंडे के साथ खड़े रहने की बात कही है, जबकि टीएमसी ने भी अपने सांसदों को सोमवार से सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। यानी अब एफसीआरए बिल पर विपक्ष की रणनीति सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं दिख रही है। विपक्ष अपनी संख्या और मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, खासकर जब किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन में मतदान की स्थिति बनती है, तब मौजूद सांसदों की संख्या भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने 3 दिन का व्हिप जारी किया है और दूसरे विपक्षी दल भी अपने सांसदों की अटेंडेंस सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं सरकार के लिए भी ये सिर्फ एक सामान्य बिल नहीं रह गया है। एफसीआरए बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा है और इसी वजह से विपक्ष को उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पहले से अमित शाह की संसद में मौजूदगी को लेकर सवाल उठाती रही है और 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग भी करती रही है। अब अगर एफसीआरए बिल पर अमित शाह सदन में आते हैं तो इस बिल की बहस के साथ साथ विपक्ष उन्हें दूसरे मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश कर सकता है। कांग्रेस के लोकसभा व्हिप मणिकम टैगोर ने भी आरोप लगाया है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एफसीआरए बिल को आगे ला सकती है। यानी कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ कानूनी सुधार के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क यही रहेगा कि विदेशी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एफसीआरए व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। अब सवाल है कि बीजेपी और एनडीए के लिए इस बिल का राजनीतिक फायदा क्या है। अगर बिल पास होता है तो सरकार इसे विदेशी फंडिंग को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने वाले सुधार के तौर पर पेश कर सकती है। सरकार कह सकती है कि अगर विदेशी पैसा भारत में आने के बाद किस तरह इस्तेमाल होता है, उससे जुड़ी संपत्तियों की स्थिति क्या है और नियमों का उल्लंघन होने पर क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, इन सब को ज़्यादा स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के लिए भी ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। विपक्ष ये सवाल उठा सकता है कि विदेशी फंडिंग की निगरानी के नाम पर सरकार को संस्थाओं की संपत्तियों पर कितना नियंत्रण दिया जा रहा है। खासकर अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है तो उसकी संपत्ति को लेकर अथॉरिटी के अधिकार कितने व्यापक होंगे। ये सवाल विपक्ष के राजनीतिक अभियान का केंद्र बन सकता है। विपक्ष भी कह सकता है कि सरकार को ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो सेफगार्ड और जुडिकल ओवरसाइट को भी उतना ही मजबूत करना चाहिए। और यहाँ बीजेपी के लिए सबसे संवेदनशील पहलू राजनीतिक पर्सपेक्शन है और एफसीआरए से जुड़े कई संगठन सामाजिक, धार्मिक और मानवीय गतिविधियों से जुड़े हैं। अगर इन संगठनों के बीच ये धारणा बनती है कि कानून के जरिए सरकार उनकी संपत्तियों या कामकाज पर असमान नियंत्रण हासिल कर सकती है तो इसका राजनीतिक असर हो सकता है। शायद यही कारण है कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव एक्शन को लेकर पहले ही सफाई और आश्वासन देने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिल आसानी से पास हो जाएगा? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। सरकार बिल को आगे बढ़ाने की स्थिति में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन असली परीक्षा सदन में होगी। सरकार के पास एनडीए का समर्थन है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होगी कि सहयोगी दलों का रुख क्या रहता है और विपक्ष कितनी मजबूती से एकजुट रहता है।
कांग्रेस का 3 लाइन का व्हिप और एसपी और टीएमसी जैसे दलों की सक्रियता दिखाती है कि विपक्ष इस बार सदन में संख्या और मौजूदगी दोनों को लेकर तैयार रहना चाहता है। अगर सरकार बिल को अपने प्रस्तावित रूप में आगे बढ़ाने में सफल होती है तो बीजेपी और एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव अचीवमेंट होगी। सरकार इसे फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन में बड़ा सुधार बताएगी, लेकिन अगर विपक्ष दबाव बनाकर संशोधन या अतिरिक्त सेफगार्ड हासिल कर लेता है तो विपक्ष इसे सरकार पर अपनी राजनीतिक बार्गेनिंग पावर के तौर पर पेश कर सकता है, और अगर बिल फिर से अटकता है तो विपक्ष इसे सरकार को रोकने की अपनी सफलता बताएगा, जबकि सत्ता पक्ष इसे रिफॉर्म के रास्ते में विपक्ष की बाधा के तौर पर पेश कर सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि मॉनसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने वाला है और फिलहाल सरकार की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं बताया गया है, यानी सरकार के पास समय भी सीमित है। अगर एफसीआरए बिल को इसी सत्र में आगे बढ़ाना है तो 10, 11 और 12 अगस्त के दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए एफसीआरए बिल की कहानी अब कानून की कहानी नहीं रह गई है। इसमें कानून है, विदेशी फंडिंग है, एनजीओज और सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, संपत्तियों का सवाल है, सरकार की रेगुलेटरी पावर है और विपक्ष की राजनीति रणनीति है, और सबसे बढ़कर संसद में संख्या का गणित है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सरकार को इस कानून में बदलाव की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी तो अब मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में इसे इतनी तेजी से आगे बढ़ाने की क्या वजह है? क्या सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को सत्र खत्म होने से पहले पूरा करना चाहती है, या फिर एफसीआरए के जरिए विदेशी फंडिंग पर सरकार का रेगुलेटरी कंट्रोल और स्पष्ट करने की कोशिश हो रही है? अब दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है। कांग्रेस का 3 लाइन का व्हिप, एसपी और टीएमसी की सक्रियता और बाकी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश बताती है कि 10 से 12 अगस्त के बीच लोकसभा में सिर्फ बिल पर बहस नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। यानी असली लड़ाई सिर्फ ये नहीं कि एफसीआरए बिल पास होगा या नहीं, असली लड़ाई ये है कि अगर ये कानून बनता है तो विदेशी फंड लेने वाली संस्थाओं और उनके रजिस्ट्रेशन और विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों पर सरकार की भूमिका कितनी बदल जाएगी। सरकार इसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कानून बताएगी, विपक्ष इसे रेगुलेटरी ओवर रिएक्ट का सवाल उठाएगा, और संसद में होने वाली बहस ये तय करेगी कि आखिर एफसीआरए का नया चेहरा कितना कड़ा, कितना पारदर्शी और कितना राजनीतिक होगा।